लाइफ में इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप बोलोगे वाओ। यंग जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करता हूँ। हमारे साथ है एस्ट्रो प्रद्युमन जी। वो हमारी यंग जनरेशन के एकदम ओजी एस्ट्रोलॉजर हैं। सारी प्रॉब्लम्स को इजी बना देते हैं ऑन सोशल मीडिया। अपनी लाइफ को आसान प्रैक्टिकल देखते हुए क्या ट्रीटमेंट्स हमें करने चाहिए। मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर थेरेपी। मैरिज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बात वो है कि आपका पार्टनर आपको कितना समझ रहा है। अब मांगलिक के साथ शादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो वेवलेंथ, वो एनर्जी मैटर कर पाओगे। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ ऊर्जा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हम शुरुआत करें उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं छाया हूँ, आपकी आज की होस्ट, और हमारे साथ है एस्ट्रो प्रद्युमन जी। सो ही इज़ पॉपुलरली नोन एज एस्ट्रो प्रद्युमन। वो हमारी यंग जनरेशन के एकदम ओजी एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स को ईजी बना देते हैं ऑन सोशल मीडिया। ही इज़ अ वास्तु एक्सपर्ट एंड ही हैज़ come up with a very new concept in Vastu, which is using paintings at your home. And हम उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं about astrology, about myths in astrology, about Vastu, about numerology and about his journey, कि वो एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम अगले एपिसोड में उनको कवर करेंगे। एंड आई होप दैट आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम एस्ट्रो प्रद्युमन जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप एस्ट्रोलॉजी में आए कैसे। जितना मुझे पता है आप पहले लॉ प्रैक्टिस करते थे, तो लॉयर से फिर एस्ट्रोलॉजी कैसे आई? क्या कोई फैमिली में एस्ट्रोलॉजर थे? हाउ डिड इट हैपन? बेसिकली फ्रॉम आवर फोरफादर हम लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। वी हैव अ मोर देन लेगेसी ऑफ 62 ईयर्स। ओके, और मेरे बड़े भाई हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे पिताजी हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, और मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशनली मैंने जो डिग्री करी थी वो मैंने लॉ में करी थी। उसके बाद लॉ के साथ एस्ट्रोलॉजी को साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे बड़े भैया हैं, वो खुद योगा के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। आप लोगों ने इंडिया में सुना होगा YCB एंड USA योगा अलाइंस, तो उसके अंदर पूरे हरियाणा के चैप्टर वो ही संभालते हैं। मेरे पिताजी हैं जो अब महामृत्युंजय चालीसा, महामृत्युंजय आरती, महामृत्युंजय के भजन जो भी आप सुनते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो मेरे जो पिताजी हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के एज प्रधानमंत्रियों को कंसल्ट करते थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर्स को काफ़ी कंसल्ट करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी वो कंसल्ट करते थे। और मेरे बड़े भैया हैं, वो भी बहुत अच्छे रिनोल्ड हैं। उनका स्पेसिफिक फील्ड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। मैं थोड़ा सा हट के निकला तो मैं यंग जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करता हूँ। मैं नए नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट हमारी प्राचीन चीज़ों को डिस्टर्ब भी ना करें और हम नई चीज़ों पे बात भी कर पाएँ। जैसे कलर थेरेपीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं, रिचुअल्स हैं। डे टू डे लाइफ में आज हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अपनी लाइफ को आसान, ईजी, प्रैक्टिकल देखते हुए क्या ट्रीटमेंट्स हमें करने चाहिए। तो मैं खुद इसको प्रैक्टिस करते हुए मुझे आज 13 साल हो चुके हैं, और मल्टीपल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मुझे इसमें प्राप्त हुई हैं। मेरी खुद की एक किताब है जो कि UPSC के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी के द्वारा विमोचित की गई थी, और ये सारी चीज़ें हैं। क्या बात है। आई थिंक ये मतलब दिस कम्स फ्रॉम द फैमिली, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। एग्जैक्टली। तो जैसा कि आपने एस्ट्रोलॉजी की बात करी, तो What is the meaning of astrology as per you? और आप साइंस को एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ते हैं? अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत खूबसूरत नज़रिए से देखता हूँ। एक ऐसा नज़रिया जो लोगों को मदद करता है एक उनका आईना दिखाने में। ज्योतिष अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करी गई है ये। अगर हम हिंदू सनातन के अंदर बात करते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष मतलब एक ऐसी प्रकाश की रोशनी जो आपके जीवन में बहुत सारी ऊर्जा भर दे। एस्ट्रोलॉजी शब्द कहाँ से आया? एस्ट्रोलॉजी शब्द आया एस्ट्रोलॉजिया से। 2 भागों में डिवाइड हुआ, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी बना। एस्ट्रोनॉमी जो सब लोग जिसको फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो सब लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, पर ये सिर्फ कुछ लोग बताते हैं कि हम उसको फॉलो करते हैं। अगर आप बात करते हैं न्यूटन की, अगर आप बात करते हैं पाइथागोरस की, आप बात करते हैं किसी भी बहुत बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट की, वो सब एस्ट्रोलॉजर्स थे।
और वह सब एस्ट्रोलॉजर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर्स थे, जिन्होंने दूरियों पे बात करी, डिस्टेंस पे बात करी, प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल्स पे बात करी, साउंड्स पे बात करी। इतनी ज़्यादा, इतनी सूक्ष्म, इतनी डीप है ये साइंस। 120 प्रकार के अलग अलग मेथड्स होते हैं किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए। उनमें से स्पेसिफिक जो बना वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर 3 स्कूल्स बने। जैसे आपने बोला कि एक 10th क्लास के बच्चे ने साइंस ले ली, तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आ जाएंगे? पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, भाई तू केमिस्ट्री पढ़, फिजिक्स पढ़ और बायोलॉजी पढ़। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं। कृष्णमूर्ति स्कूल है, पराशर स्कूल है, भृगु स्कूल है। उन अलग अलग स्कूल्स को स्टडी करने के बाद आप एक बहुत अच्छे कैलकुलेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग मोड हैं जिससे आप उसकी पढ़ाई करते हैं। सर, आपने आपके इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था कि आपके बड़े भैया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, तो व्हाट इज़ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्या आप हमें थोड़ा इजी वे में बता पाएंगे? इसी वे में अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, कुंडली का छठा भाव हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली के अकॉर्डिंगली जब जब 6th हाउस एक्टिवेट होगा, जब जब आप बीमार होंगे, ऐसा माना जाता है। स्पेसिफिक वो नहीं है पर ऐसा माना जाता है। उसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन है। बीमार होने के लिए कौन होगा, खुद होगा तो पहला हाउस एक्टिवेट होना ज़रूरी है। 6th हाउस में पता चलता है कि कौन सा प्लेनेट वहाँ बैठा है, तो उससे जुड़ी हुई बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। 8th हाउस एक्टिवेट होगा तो वो बीमारियाँ कितनी गंभीर, कितनी सीरियस हो सकती हैं। 12th हाउस एक्टिवेट होगा तो कब तक आप हो और कब के बाद आप चले जाओगे, ठीक है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मेरे जो बड़े भैया हैं वो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे और बहुत बड़े लोग कंसल्ट ये करते हैं कि हमारा ऑपरेशन है किस दिन कराना चाहिए। डॉक्टर जैसे कंसीविंग हुई, कंसीविंग के अंदर आज के समय पे ये बहुत ज़्यादा चलता है कि प्रद्युमन जी कंसीव हो चुका है और डॉक्टर ने हमें ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया है कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच में हमें सी सेक्शन करना है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि कौन सा डे आपके प्रोस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहला। दूसरा, भगवान ना करे किसी को चोट लग जाए या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक किस समय पे करना चाहिए। आप कभी बीमार ना पड़ो, आपकी बॉडी उतनी अच्छी इम्यून सिस्टम के साथ रहे, आपको कौन सी मेडिसिन्स या कौन से विटामिन्स या कौन सी सब्जी, कौन से ग्रेन्स खाने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताई जाती है। ये टॉपिक बहुत ही रेयरली टच है, इसलिए आपने कभी किसी पॉडकास्ट के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसके बारे में जिक्र इतना नहीं सुना होगा। क्योंकि जैसे चंद्रमा है, छठे भाव में है, तो भैया कॉपी पेन पे ना लिखवा लो 1,00,000%। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा 6, 8, 12 में है, उसका पेट खराब हो ही होए, बॉडी के अंदर HCl लेवल डिस्टर्ब हो ही होए, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो ही हो। कोई दुनिया की ताकत इस बात को डिनाई नहीं कर सकती। अगर सूर्य कुंडली के अंदर छठे भाव में, उसको सर दर्द होगा, दांत में पायरिया लगेगा, उसके दांत की RCT होएगी। कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कुंडली के अकॉर्डिंगली छठे भाव में बुध है तो बॉडी की नसों से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम देगा, टॉन्सिल्स भी दे सकता है, गलों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद जब इसको स्टडी करता हूँ, समझता हूँ, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है, जो कि मेरे से ज़्यादा मेरे बड़े भैया बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं उनके सानिध्य में सीखता रहता हूँ। ट्रू, मतलब ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। मैं ये जानना चाहूँगी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमारी कॉमन जनता कितना बिलीव करती है, और आप आने वाली जनरेशन को क्या बोलना चाहोगे सर, कि वो प्रैक्टिस करे या नहीं करे? मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ। ये 2 घंटे में सीखने जाने वाला कोई कोर्स नहीं है, ये एक लंबे ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें कम से कम आपको 8 महीने से लेकर 12 महीने लगते हैं उसको समझने के लिए। फिर जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, आपके आगे नए नए केसेस आते हैं, आप उसको थॉरली स्टडी करते हो तो आपकी प्रिडिक्शन बेटर होती है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी रेयरली बहुत कम लोगों ने टच किया है। वैसे बताऊं, अगर 100 एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो 0.1% एस्ट्रोलॉजर्स लोग इसके ऊपर काम करते हैं या उनको पता है इस बारे में। आप हमारी आने वाली जनरेशन को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इसकी पढ़ाई करे, इसको समझने की कोशिश करे? इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी तो एक बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करने को इम्पोर्टेंस दें। नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉपिक जिस पे आपको स्टडी करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सीखना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के बारे में प्रिडिक्शन करो। आप यकीन करो, मैंने बहुत जजेस को पढ़ाया है, ठीक है, मैंने बहुत बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स को पढ़ाया है। मैं बहुत फ्रेंकली ये बात बोल रहा हूँ, और उन्होंने उन चीज़ों को समझा है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सब पढ़ाई करते हैं। मैंने कर्नल्स को पढ़ाया है, ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है।
दे आर नॉट गोइंग टू मेक द कॉम्पिटिशन फॉर मी, दे आर नॉट गोइंग टू मेक द मेरे कंपटीशन तैयार नहीं हो रहे वो। मुझे खुशी है, एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल नेटवर्थ, रियल नेटवर्क। आप हर किसी से डिस्कस कर सकते हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप एक जगह कहीं बैठ जाओ ना, आपको समय का पता नहीं चलेगा। आद्र नक्षत्र में ये था, सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में बैठा तो क्या रिजल्ट है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके इतनी सारी नॉलेज कलेक्ट करने को मिलती है। और उस व्यक्ति का अलग एक्सपीरियंस है, मेरा अलग एक्सपीरियंस है, और वो प्रेडिक्शंस के अंदर, बातचीत करने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। सर मेरा अगला सवाल ये है, क्या सच में कुंडली ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर सच बात है कि नहीं। कुंडली आपकी लाइफ का एक जीपीएस ट्रैक है, आपको गाइड करती है। आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपकी तकदीर उसको मजबूत और उसको बदलने के पीछे 100% सपोर्ट करती है। अगला सवाल ये आता है, भाग्य बड़ा या मेहनत? सच बात, मेहनत बहुत अच्छी है, पर भाग्य उससे भी बहुत बड़ा है। आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, वो अगर आपका भाग्य आपको बता दे, मतलब अगर अपनी कुंडली के बारे में आप स्टडी करके जान लो और उसके बारे में पता कर लो, तो आपको वो मिलता है जो आप चाहते हो, 100% मिलता है। एस्ट्रोलॉजी इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, आप जो चाहते हो ना, आप कहते हो कि मुझे इतना चाहिए, इतना मिलेगा, उसको समझना शुरू करो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, किसी की कुंडली के अंदर 10th हाउस है कर्मा हाउस, किसको क्या कर्म करना चाहिए। 10th हाउस में अगर बुध चला गया, ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन, अब इसका इवोल्यूशन समझो, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, इवोल्यूशन। मतलब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली 1969 की है, 1974 की है, 1980 तक की है, 1960 से लेके 1980 तक की है, अगर उस व्यक्ति की कुंडली में बुध 10th हाउस में बैठा, आई एम जस्ट टीचिंग यू दैट पॉइंट। 10th हाउस का रिप्रेजेंट करता है आपका कर्म, आप क्या कर्म करेंगे उस समय पे। कर्म क्या होगा अगर बुध बैठेगा तो आप एक न्यूज़पेपर में एडिटर बन सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब आप बात करो 1980 से लेकर के 1990 तक के बीच में, ये लोग क्या करेंगे, मूवी बनाएंगे, मूवी के साथ मूवी के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करेंगे, पब्लिशिंग हाउस, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बड़े हाउसेस बन जाएंगे। अब आप करो 90s के बाद 2000 के बीच में क्या होगा, बुध कम्युनिकेशन, मतलब आईटी, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंट, वो बन जाएंगे। 2000 से लेके अब क्या चल रहा है, क्रिएटर्स, सोशल मीडिया। अगर आपकी कुंडली में बुध 10वें भाव में बैठा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उससे जुड़ा हुई अगर काम करते हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसा है। अब क्रिएशन के अंदर बुध चला गया, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए राहु इन पावर होना ज़रूरी है। अब आप अच्छी तरीके से दिख पाओ, अपने आप को बेच पाओ, आपकी ब्यूटिफिकेशन, आपकी सुंदरता एक दिखे, उसके लिए शुक्र इन्हांस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी चीज़ को ठहराव के साथ कर पाओ, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो, आप चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, उसके लिए चंद्रमा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्लैनेट्स आर सिग्निफिकेंट विद देयर रिजल्ट्स। आप जो चाहते हो आपको मिलता है, आप चाहने वाले बनो। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आज आप मुझे बोलो कि मुझे मेरी लाइफ में ये अचीव करना है, आई विल हेल्प यू टू मेक अ रोड मैप ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ मार्गदर्शन। जीवन में एक बार एक ऐसी किताब ज़रूर खरीदो जो आपके जीवन में मार्गदर्शन करे, आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस को कैलकुलेट करके ये बता पाए कि आपके लिए आने वाला समय कैसा है, किन चीज़ों के अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपको बिजनेस करना है, आपको नौकरी करनी है, आपको सेमी गवर्नमेंट जुड़ा हुआ काम करना है, ये सारे सवालों की किताब सिर्फ एक किताब में मिलती है। इन सारे सवालों के जवाब, उस किताब का नाम ही मार्गदर्शन है। क्या बात है, थोड़ा सा बताएंगे किताब के बारे में कि इसमें क्या क्या सवालों के जवाब है, जो भी आपका सवाल है। आपका अगर कॉमन सवाल बात करते हैं कि अगर आप बात करते हैं मेरी मैरिज कब होगी, मेरा पे ऑफ इनकम क्या रहने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम क्या रहने वाला है, मैं मेरा खुद का घर कब बना सकता हूँ, ठीक है, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, विच आर द मोस्ट लकी नंबर फॉर मी, विच आर द मोस्ट फेवरेबल कलर्स फॉर मी, मुझे कौन सा नग पहनना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन, ऐसे तमाम सवाल होते हैं ना। आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं सिर्फ एक किताब में, मार्गदर्शन। सर एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अरेंज मैरिज ज़्यादा सही होती है या फिर लव मैरिज ज़्यादा सही होती है? जेन्युइन बताऊँ, दोनों ही मैरिज सही होती है। अगर आपको समय पे कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल गई
तो आप लव मैरिज कर लेते हैं, नहीं मिलती, आप कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो पहले अपने कैरियर को प्रोस्पेक्टिवली आगे रखकर आप थोड़े समय के बाद अरेंज मैरिज कर लेते हैं। पर उस मैरिज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बात वो है कि आपका पार्टनर आपको कितना समझ रहा है, आपको कितनी ज़्यादा इज्जत दे रहा है। देखो आज के समय पे क्या होता है, एक लड़की 25 साल बाद एक घर को छोड़कर एक नए घर में आती है और वो ससुराल वाले यूँ समझ ले कि एक साल में ये सब कुछ सीख जाए। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। आप नाम से तो बेटी कह देते हैं, पर क्या कभी आप उसको बेटी मानते हैं? जवाब आएगा नहीं। कोई भी नहीं मानता, इस दुनिया का कोई भी एक आदमी बहू को बेटी नहीं मानता है। ये कड़वी सच्चाई है, बट वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, हम अपने घर के अंदर अगर कोई नए व्यक्ति को लेकर आते हैं, उसको उतना टाइम तो दो, 2 साल 3 साल 4 साल उसको एडजस्ट करने के लिए तो दो। वो अपनी हैबिट्स, अपनी एक्टिविटी, जो काम उसने नहीं किया, आप वो अचानक से उससे अपेक्षा पाल लेते हो कि वो कर दे। अपेक्षा ही आपकी बुद्धि के विनाश का कारण है। आपने उससे सोच लिया यार घर में बहू आ गई, कल से ना ये सफाई करेगी। अरे भाई वो खुद घर में 10 बजे उठ रही थी, वो घर की बेटी है। ठीक है, तो ये है। और आज के समय पर अगर आप कहते हो ना लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, एक बार कुंडली सास से मिलवा लो। लड़के से मिलवाओ या ना मिलवाओ, सास से जरूर मिलवा लो, क्योंकि लड़का तो घर से बाहर रहेगा, सास और बहू को घर में रहना। आपने जैसा कि कुंडली के बारे में कहा, ऐसा अक्सर बोला जाता है कि अगर लड़का और लड़की की कुंडली नहीं मिलती है तो किसी की जान को खतरा होता है, किसी की हेल्थ पे कुछ इशू आता है। तो क्या ये मिथ है या फिर ये सच है? देखो कहीं ना कहीं अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अब कुंडली के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट है मांगलिक का, कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी का मिथ है ये, कुंडली में किसी प्रकार का मांगलिक दोष होता ही नहीं है। मांगलिक, जब जो चीज़ नाम से ही मांगलिक है, वो दोष कैसे हो सकती है? जब भी कुंडली में मंगल 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में या 8th हाउस में बैठा है, वो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। अब मांगलिक के साथ शादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो जितनी हाईली पावर, एनर्जी, एंथुसियाज्म अपने अंदर रख रहा है या रख रही है, तो उसका पार्टनर भी वैसा ही मिले। अब रात को आप सो रहे हो, आपका पति आपको जाके यूँ बोले यार काम कर पानी ला दे। अब आप मांगलिक ने कहेंगे भाई रहने दे यार, तू कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। वो खुद भी लेकर आ सकता है, पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो पे बात आ जाती है। अगर आप मांग ले हो तो ठीक है मैं ला देती हूँ। अब वो वेवलेंथ, वो एनर्जी मैटर कर पाओगे, कुछ चीज़ें बिना कहे समझ पाओगे। वो मांगलिक और नॉन मांगलिक का कॉन्सेप्ट होता है। मांगलिक होना अपने आप में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होने की निशानी है। आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आपको झूठ बिल्कुल मांगलिक होने, अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है ना, उसके ये 3 सिम्टम्स होते हैं। पहला, वो व्यक्ति झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, वो हमेशा एनर्जेटिक फील करेगा, एनर्जेटिक लोगों में रहना पसंद करेगा। अगर आप मांगलिक हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं से भी निकलो, कहीं से भी निकलो, सामने वाला व्यक्ति आपको पलट के ज़रूर देखेगा। वो व्यक्ति की गवर्निंग बॉडी एनर्जी है, उस पर्सनैलिटी ऐसी है, उसका ओरा इतना पावरफुल है। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सच्चा होता है, कभी झूठ का साथ नहीं देता। जब इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, क्यों? इन लोगों को ना कहीं अपने मन में ये चाहिए यार महीने के मुझे अप्रिसिएशन तो मिले ना। इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ठीक है? इनको फेम चाहिए होता है कि अगर मैंने ये काम किया, एटलीस्ट अरे तूने बहुत अच्छा काम किया। घर के अंदर आप देखो कितने घरों के अंदर कहते हैं ना कुंडली खराब है, गुण नहीं मिलते, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। आपके माता पिता ने आपके लड़के को या उस लड़की को एडिकेट्स ही नहीं दे रखे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, आज जब जो कुंडली पे दोष लगाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपके पास या आपके होने वाले पति के बाद एडिकेट्स ही नहीं है। जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न, आपकी मम्मी घर पे है, ठीक है, आप कितनी बार उनको थैंक यू बोल रहे हो? बहुत कम, राइट? आपकी मम्मी ने खाना स्वाद बनाया, आपने बोला अरे मम्मी आज खाना कितना टेस्टी बनाया, समझ रहे? नहीं बनाया होगा ना तो कमी ज़रूर निकल जाएगी। सही बात है। मम्मी रोज़ आपके कपड़े धो करके आपके अलमारी में आपको मिलते हैं, आप जाते हो निकालते हो। अभी आप इतने दूर से ट्रैवल कर कर आए और आपने कपड़े पहन ले, तैयार हो गए, ठीक है, क्या आपने एक सेकंड मम्मी याद करा कितना कितना शुक्रिया, देख मैं अच्छी तरीके से पहुंच गई, मैं जल्दी से ड्रेसअप हो गई, मैं तैयार हो गई। हम जब तक हम गिविंग थ्योरी पे नहीं जाएंगे ना, हमें एक्सेप्ट थ्योरी कभी अपनानी ही नहीं चाहिए। आप पहले देना शुरू करो, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलने से कभी आदमी छोटा नहीं होता है। थैंक यू बोलने से वैसे भी आपका शनि मजबूत होता है। आप डिसिप्लिन में रहते हो, एडिकेट्स में रहते हो, स्टेबिलिटी में रहते हो, थॉट प्रोसेस बैलेंसली मूव करता है। थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए। थैंक यू बोलो, किसको बोलो? जहाँ से आप निकल रहे हो, आपका गार्ड। थैंक यू, वो आपको क्या बोलेगा? थैंक यू सर, थैंक यू।
ठीक है, जिस वेटर को आपने खाना, आप जिसने आपको खाना खिलाया वो आपके बर्तन लेने आता है, सर खाना ठीक लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। आपके बोलने से आप छोटे थोड़ा ना जाओगे। आपकी माँ, आप उसको थैंक यू तो बोलो, पापा थैंक यू तो बोलो, अपने दोस्त को थैंक यू बोलो। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थैंक यू या नो थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता, उसके अलावा की भी दुनिया है। थैंक यू बोलने से बहुत, और सॉरी, सॉरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू और सॉरी इस दुनिया के इतने खूब, कोई कहता है ना स्विच वर्ड, एक ऐसा स्विच वर्ड जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। कहते हैं ना स्विच वर्ड, न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है स्विच वर्ड। मैं आपको 2 स्विच वर्ड ऐसे बताता हूँ, आप अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करो, बड़े से बड़ी गलती आपकी माफ़ हो जाएगी। क्या स्विच वर्ड है? थैंक यू और सॉरी। आपने गलती करी, एक्सेप्ट इट, सॉरी मैंने गलती करी, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मुझे समझाया। ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट कर दी, वास्तु कनेक्ट कर दिया, उसके दिमाग में बैम डाल दिया, चाहे कुछ भी है, पर ये एडिकेट्स हैं भाई, ये आप सीखोगे, आप दूसरों की मदद अच्छी तरीके से कर पाओगे, आपको घमंड नहीं आएगा। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो ब्यूटीफुली। किसी बेवकूफ़ ने कहा होगा कि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, नहीं भाई, वो दोस्ती के अंदर थैंक यू बोलने से ना वो रिश्ता और मजबूत होता है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने से, देखो जेन्युइन बताता हूँ, आज आप सबसे पहली बात समझो, आप अपनी वाइफ को थैंक यू बोलोगे और सॉरी बोलोगे, आपको सोसाइटी में उतना ही फेम मिलेगा, उतना ही गेन मिलेगा। ये शुक्र की रेमेडी है, आप जब कुछ भी समझ लो, ठीक है। अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करोगे, उनके पैर छूओगे, आपका सूर्य ठीक होगा, आपकी नेटवर्किंग नेटवर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। करके देखो। आपका चंद्रमा, अपनी माँ को यार मम्मी, रहने दो ना मम्मी यार, ये बोलना बंद करो, ठीक है। माँ बोलो, थैंक यू बोलो कि मम्मी या माँ आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैया, इतने सुंदर सुंदर हमारे पास पर्यायवाची शब्द हैं। अपने घर का माहौल ठीक करो, सामने वाले को बाद में ठीक करो, पहले खुद को तो ठीक करो। अपने घर से गंदगी निकाल के रोड पे ला के रख दी, वो आपके घर में ही आएगी। जस्ट ट्राई दिस। क्या सभी मंगल दोष वाले लोगों की शादी खराब हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मंगल जैसा कोई दोष ही नहीं है। मांगलिक हैं आप, आपके पास तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, आप जिसके साथ जुड़ोगे उसका भाग्य उदय होता है। मांगलिक होना अपने आप में एक फॉर्चून है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्ती हैं, आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, अपनों को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं, वही मांगलिक के गुण होते हैं। और मांगलिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी मंगल 12वें भाव में होता है, फर्स्ट में होता है, फोर्थ में होता है, 7th में होता है, 8th में होता है, वो मांगलिक के ट्रेड्स हैं। ये बात बोली जाती है कि मांगलिक से ही शादी करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, एनर्जीज अलाइन हो जाती है। एग्जैक्टली, एनर्जी वाइटली एनर्जीज बैलेंस रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है। अगर नहीं करें तो क्या सच में जो हमें कहा जाता है कि आपको पेड़ से शादी करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद में आप लोग शादी कर सकते हैं, या फिर किसी एक पार्टनर की हेल्थ पर रिस्क है, क्या ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली मांगलिक से शादी नहीं होती है, किसी और व्यक्ति से शादी होती है, बाकी भी तो प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ती है। अब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य 7th हाउस में है, ठीक है, आप ये समझो कि भारत में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 25% लोगों की युति में सूर्य 7th भाव को टच कर ही जाएगा, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्पल चार्ट में कर ले या लगन चार्ट में कर ले। तो ये बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो पेड़ से शादी करना या बेरी के पेड़ से शादी करना या कुंभ विवाह कराना या घट विवाह कराना या विष्णु विवाह जिसको बोल देते हैं, ये अलग अलग रिचुअल्स हैं उन ऐसी ऐसी चीज़ों को काटने के लिए। तो वो कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको समझो। आपने तो अभी एक मांगलिक दोष की बात करी, उसके अलावा हजारों चीज़ें, 36 गुण मिलते हैं। 36 में नाड़ी दोष है, ब्रुडुक दोष, अलग अलग प्रकार के दोषिज होते हैं, उनका अलाइनमेंट वो तो कुंडली देख के ही पता चलेगा। सो नेक्स्ट टाइम somebody says कि भाई मांगलिक होना गलत बात है, नो, इट्स अ ब्लेसिंग। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता हूँ। हम लोग अपनी शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 25 लाख रुपए तो नॉमिनल खर्च हो ही जाता है। भाई तुम एक बार अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप जो अपनी नई लाइफ की ज़िंदगी शुरू कर रहे हो उसके बारे में कंसल्ट कर लो, वो क्या ही बताएगा। अगर उसको आपको ठगना होगा, क्या ठग लेगा? जहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो वहाँ पर तो 1 लाख रुपए की बात है। आपको गाइड कर पाएगा, आपकी मदद कर पाएगा, आपको ये करना चाहिए, अच्छी बात है। अपनी कुंडली कंसल्ट कराना सबसे अच्छी चीज़ है, अच्छी तरीके से कराना, अच्छी जगह पे जाके कराना और भी अच्छा होता है। 100%, हाँ, मतलब सही मार्गदर्शन मिले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही मार्गदर्शन मिले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि भाई तुम्हें पन्ना पहनना चाहिए, तुम्हें येलो सफ़ायर पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, क्या ये जेमस्टोन्स पहनने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है या फिर आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाती है? जेन्युइन बताऊं, जितने भी अभी सोशल मीडिया में कहते हैं कि देखो ये पुखराज है, ये पन्ना है, आप कभी परचेज मत करो। पता नहीं आपके लिए वो है भी या नहीं है। विदाउट कंसल्टेंसी अगर आप वो परचेज करते हो, नीलम, पुखराज, रूबी, पन्ना, सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख करके, आप बर्बाद ज़रूर होगे, आबाद तो नहीं हो सकते। ये क्लियर है। वो एक कॉन्सेप्ट है कि कौन सी कुंडली के कौन से भाव को क्या रत्न रिप्रेजेंट करता है, वो प्रीशियस है, सेमी प्रीशियस है। कुंडली कंसल्ट करा करके अगर आप जेमस्टोन रेफर करते हैं, पहनते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जेन्युइनली बताऊं, जेमस्टोन अवॉइड करा करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस चीज को पहनने से पहले उन प्लेनेट को अलाइन तो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अवॉइड करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत पहनो, पर उससे पहले उनसे जुड़े हुए रिचुअल्स तो करो। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपका सूर्य खराब है, किसी ने बोला कि एक काम करो जी आप रूबी पहन लो। यार आप अपने बाप को तो गाली दे रहे हो, हैं, अपने पिता की तो इज्जत नहीं कर रहे, और आप रूबी पहनोगे तो वो तो नुकसान देगा, फेवरेबल नहीं है, ना चाहते हुए भी नुकसान देगा। आप अपनी माता से बदतमीज से बात कर रहे हो, आपके घर के अंदर आपकी महिला, आपकी वाइफ से रिलेशन खराब है, आप कहते हो आप डायमंड पहन लोगे रिलेशन सुधर जाएंगे, कभी नहीं सुधरेंगे और खराब हो जाएंगे। सर अक्सर हम लोग घर में सुनते हैं कि मेरा शनि खराब चल रहा है, 7.5 चल रही है, तो क्या हमेशा शनि खराब ही होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी शनि खराब नहीं होता। शनि मतलब न्याय, आपके कर्मों का फल देता है शनि। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपकी शनि की 7.5 में, महादशा में, ढैया में आपको उस चीज का भोगना ही पड़ेगा, आपको नुकसान होगा ही होगा। शनि को ठीक करने के 3 बेहतरीन खूबसूरत नियम अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि का बड़े से बड़े का प्रभाव आपके जीवन में तुरंत निकल जाएगा और आपको उसके सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। पहला सबसे बड़ा शनि का महा उपाय है कि पीपल के पेड़ लगाना शुरू करें। आप अपने जीवन में जब भी शनि की महादशा आ जाए, आपको शनिवार के दिन 7 पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। आप कभी भी लगा लो, शनि का प्रभाव आपके जीवन से जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको रंग से राजा बना सकता है और राजा से रंग बना सकता है। अगला प्रोस्पेक्टिव समझने की कोशिश करो। लाइफ में शनि की जब भी दशा आ जाएगी, इनडायरेक्ट वे के अंदर आपकी लाइफ में इनडिसिप्लिन आ जाएगा, आप नेगेटिव वेज में भागने लगोगे, आपको शराब पसंद आएगी, काले नीले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दोगे, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस करेगी, रात की नींद खराब हो जाएगी, स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब शनि डायरेक्टली नेगेटिवली आपने एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद आप सबसे पहले एक बात बोलेंगे कि मेरे बनते बनते काम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, मैं किसी भी काम को लंबे समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब आपका शनि अलाइन नहीं है। शनि को अलाइन करने के लिए आपको हफ्ते में 4-5 दिन बिल्कुल भी काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अपना शेड्यूल बनाओ, अपने लाइफ में शेड्यूल बनाओ कि सुबह 6 बजे बेड छोड़ना है तो छोड़ना है। पहला शेड्यूल ये बनाओ, उसके बाद करना क्या वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 बजे बेड छोड़ दो, आपका शनि ठीक होने लग जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, सुबह 6 बजे बेड छोड़ दो, सुबह 6 बजे बेड छोड़ दो, वॉक पे चले जाओ, घूमने लग जाओ, गाना सुनना शुरू कर दो, कुछ भी करो। सुबह 6 बजे अगर आप बेड छोड़ दोगे, आपका शनि 40 दिन में रिकवर हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। आजमाई हुई प्रैक्टिकल रेमेडी है, क्योंकि शनि की 7.5, शनि का ढैया आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती है, आपको नया आइडिया देती है, क्रिएटिविटी बताती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ देती है, नए लोगों से कांटेक्ट देती है। काम नहीं हो रहा है वो बात अलग है, काम हो उसके लिए लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी वो शनि देता है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं, तो एक ऐसा कौन सा मिथ है जो आप लोगों के दिमाग में बदलना चाहेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी ये नहीं होती, ये होती है? एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने से उनका रिश्ता 100% प्योर और बेस्ट होता है। सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। उसको एनालिसिस, उसको समझने की ज़रूरत है। दोनों अलग अलग फेस, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करते हैं। उन दोनों की बीच की अंडरस्टैंडिंग उन दोनों को खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें एस्ट्रोलॉजी का रोल नहीं होता है। सर आजकल हम सुन रहे हैं कि लोग ना मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचो और बहुत ज़िंदगी में पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मैनिफेस्टेशन और एस्ट्रोलॉजी के बीच में कुछ अलाइनमेंट है? एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और कर्म
आपकी मैनिफेस्टेशन 100% सही होती है अगर आप उसके लिए कर्म करते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया जाता है। मैनिफेस्टेशन को हिंदी में संकल्प बोलते हैं। हम जब भी पूजा करते हैं ना, संकल्प लेते हैं, मतलब संकल्प, हम ये पूजा इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन करने की स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप हमेशा जो चाहते हैं आपको मिलता है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन करें, आपकी कमर, आपकी बैक साइड वेस्ट वॉल की तरफ होनी चाहिए और आप ईस्ट वॉल को फेस करते होने चाहिए। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, न्यूट्रल हो, अपना नाम लें, अपने फादर मदर का नाम लें, जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पर खड़े होकर के, मतलब उस जगह के बारे में लोकेशन बताएं और उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन करें। तो यूनिवर्स आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ से हो रही है, तो उस प्रकार से आपको ऊर्जा मिलती है। मैनिफेस्टेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि छोटे बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं और उनको सीख के वो कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में अपनाओ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक माँ के 4 बच्चे हैं। एक बच्चा 3 साल का है, एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 1 साल का है और एक बच्चा 4 साल का है। सबसे पहले वो माँ दूध कौन से बच्चे को पिलाएगी? आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। सबसे छोटे। ऐसा आपको लगता है? ऐसा कभी भी नहीं होता। जोन सा बच्चा सबसे ज़्यादा शोर कर रहा होगा उसी को सबसे पहले दूध मिलेगा, राइट? तो ऐसी मैनिफेस्टेशन है। मांगो, आपके पास जो है परमात्मा की नज़र में बहुत अच्छा है, पर आप जब तक मांगोगे नहीं, मांगना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती है, मंदिर जाते हैं। आप एक काम करो, वैष्णो देवी चला जाओ, आप सालासर चले जाओ, आप खाटू श्याम, महाकाल के मंदिर में जाके लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो उनका काम कभी नहीं होता। वो मंदिर में जाएंगे, आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, हे महाकाल भगवान मुझ पे खूब कृपा कर, बाबा दया कर, कृपा कर। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? आंखें खोल के मांगो। आप इतने 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर ट्रैवल करके मंदिर में आ रहे हो, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को महसूस करो। हाथ खोल कर मांगो, हे महाकाल भगवान मेरे जीवन में खूब कृपा कर, हे महाकाल भगवान मेरे जीवन में बहुत ऐश्वर्यवान रहे, मैंने कोई गलती करी तो मुझे क्षमा कर महाकाल भगवान। भगवान शिव मेरे जीवन में असीम कृपा हो, मैं जो चाहता हूँ अथा लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो चीज़ मांगो। आंखें खोलकर उस भगवान के रूप को, शिवलिंग के रूप को, खाटू भगवान को देखते हुए माता के मंदिर में जाके, किसी भी घर की लोकल मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमेशा हाथ खोल कर मांगो और ईमानदारी से देखते हुए मांगो। इतनी दूर आप उनके दर्शन करने ही आ रहे हो और उस दर्शन करने जब आप क्या कर रहे हो? आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए। आप उसको बताओ, भाई मेरा नाम प्रद्युमन है, मेरा भार्गव गोत्र है, मैं इस कुल से बिलोंग करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ विशेष कृपा प्राप्ति हेतु महादेव मेरे जीवन पे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा ये संक आप करके तो देखो, आप 5 बार करके देखो, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको लाइफ में इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप बोलोगे वाओ, आई कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। प्रद्युमन जी, आपने अभी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करी, तो ऐसी कौन सी 2 से 3 टेक्निक है जो कॉमन आदमी अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकता है मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर थेरेपी। आप जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, आधा गिलास या 1 गिलास पानी ले लीजिए, इसके बाद अपना नाम लीजिए, जहाँ पर आप खड़े हैं, आप हिसार में हैं, दिल्ली में हैं, रोहतक में हैं, सरलासर में हैं, जयपुर में है, यूएसए में है, लंदन में, अपने एरिया की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, अपनी मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैं ये चीज़ चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशन कभी भी एम के लिए नहीं होती कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए रिसेंटली। आप ये बोलो मुझे 100 करोड़ रुपए का आदमी बनना, आप कभी नहीं बन सकते। रिसेंटली आपका गोल क्या है कि मेरा ये काम अगर हो सकता है, आपको पता है कि हो सकता है, वो हो जाए, उसके लिए आप यूनिवर्स से प्रार्थना करते हो कि रिसेंटली मेरा ये प्रोजेक्ट है, अप्रूव हो जाए भगवान शिव, या मैं ऐसी मैनिफेस्टेशन करता हूँ। वो मैनिफेस्टेशन करो। अपना गुरु मंत्र अगर आपके पास है आप वो करो, या कोई भी स्विच वर्ड करो, या कोई भी मंत्र करो। अगर कोई मंत्र नहीं जानते, पंचाक्षर मंत्र करो जिससे हमारा शरीर बना है। भगवान भ भूमि ग गगन व वायु अ अग्नि न निर। इसका मतलब मंत्र क्या होगा? नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नहीं, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये 11 बार करते करते इस पानी को पी लीजिए। इस प्रकार से अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है सर, अब मैं न्यूमरोलॉजी पे आना चाहूँगी।
सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे और कॉमन पब्लिक को न्यूमरोलॉजी का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बताएं इजी भाषा में, और जो नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3 इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और कंडक्टर और ड्राइवर नंबर ये सारे क्या टर्म्स हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन अस। जो भी चीज़ काउंटेबल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ न्यूमरोलॉजी। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं फेवरेबल नंबर कैलकुलेशन नंबर्स निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रानी मुखर्जी ने नाम रिकरेक्ट कराया, सुनील वी सेठी बन गए, अजय एच कपूर बन गए, तो वो अल्फ़ाबेट्स एक गवर्निंग एनर्जी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको आपके नंबर्स के अकॉर्डिंगली अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अपना नाम अलाइन कराना चाहिए। अगर आप सच पूछते हो ना, अगर हम बात करते हैं कि नाम अलाइन कैसे करना चाहिए, आज तक सोशल मीडिया में किसी ने इस बारे में बात ही नहीं करी। सब अपने अपने तुक्के मारते हैं। आज आपको एक ओरिजिनल टेक्निक बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी, कंसल्टेंट्स के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी। फिर भी ना आए फिर जाके कंसल्ट करना और अच्छी मदद कर पाऊंगा। सबसे अच्छा तरीका, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ टाइम एंड प्लेस है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वो आपका राशि है, उसी राशि का एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र के अंदर चरण है जो आपका अल्फ़ाबेट है। ठीक है, उसके लेटर से आप अपना नाम रखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसको अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर से अलाइन करते हैं। उनके अल्फ़ाबेट्स को हम उससे अलाइन करते हैं। ये एक वन फॉर्मेशन है। अब आप कहते हो कि मुझे मेरे नाम को ऐसे अलाइन करना है कि मैं बिजनेस ग्रो कर पाऊँ। अपनी कुंडली के अंदर जो 10th हाउस का लॉर्ड है उसका नक्षत्र से तो अपनी कंपनी का नाम रखो, उसका अलाइनमेंट करो। जिस चीज़ का बिजनेस, अगर कम्युनिकेशन का तो उसका रूलिंग नंबर 5 आना चाहिए। अगर आप PR कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वीनस मतलब ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, या एक हीरोइन है, एक्टर है, तो 6 नंबर बनना चाहिए। उससे अगर आप अलाइन करोगे आप 1 करोड़% कमाओगे। जेन्युइन, आप भाग्य का साथ दो, कर्म तो आप कर ही रहे हो ना, तो भाग्य क्या करता है, आपकी चीज़ों को रिफाइन बेटर बनाता है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे इस वर्क करती है। न्यूमरोलॉजी का मतलब जो चीज़ काउंटेबल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ न्यूमरोलॉजी। आपने 2 कान में ईयररिंग पहन रखे हैं, मैंने एक फिनिक्स पहन रखा है, मैंने एक घड़ी पहन रखी है, यहाँ पे 5 लाइटें लगी हैं, 2 फोकस लाइट लगी है, 3 कैमरे लगे हैं, 5 लोग बैठे हैं, शर्ट के अंदर 8 बटन है, राइट। शूज़ का भी एक नंबर है, घड़ी का भी एक साइज़ है, एक विड्थ है, एक नंबर है, चश्मे का भी एक नंबर है, राइट। जो चीज़ काउंटेबल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। आप न्यूमरोलॉजी की दुनिया में है, आपके कपड़े का भी एक साइज़ है, एक पैंट का भी साइज़ है, हर चीज़ एक नंबर के साइज़ में काउंटेबल है। आपके लिए स्पेसिफिक अच्छे फेवरेबल नंबर कौन से हैं वो बताया जाता है न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट से। आपके लिए अकाउंट नंबर कौन सा अच्छा है, मोबाइल नंबर कौन सा अच्छा है, गाड़ी का नंबर कौन सा अच्छा है, कौन कौन से आपके लिए फेवरेबल नंबर है जिन पे आपको काम करना चाहिए, कौन कौन से मोबाइल के अंदर ऐसे नंबर्स हैं जो अगर आपके बिजनेस के साथ अलाइन हो जाए आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाएंगे। क्योंकि काम किससे कर रहे हो, मोबाइल नंबर मतलब आपकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। सामने वाला आपके चेहरे के बारे में नहीं जानता है, आपका नंबर देख के कहता है अच्छा तो किसी VIP का नंबर है, या ये अच्छा कॉम्बिनेशन है नंबर्स का। वो कौन से फेवरेबल नंबर्स कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए जो आपकी लाइफ में नेम, फेम, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटीज़ को इंक्रीज करने का काम करे। ऐसे ही हर एक नंबर एक अलग एनर्जी, अलग पावर को सिग्निफिकेंट करता है। इसलिए नंबर कितने हुए, 1 से लेके 9 तक। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ तो ये 5 खूबसूरत बातें आपकी लाइफ में पक्का मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे लाइजनर होते हैं, ऐसे लोग हमेशा स्ट्रेंथ, पावर, फेम चाहते हैं, ऐसे लोग इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को गवर्न करते हैं, ऐसे लोग पुष्पा कभी झुकेगा नहीं इन टेंडेंसी को गवर्न करते हैं। ये लोग इतने खूबसूरत हैं, अगर आप इनका साथ देते हो ना आपको रंग से राजा बना देते हैं। अगर आप इनके खिलाफ हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। ये लोग ना ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ना ही बहुत अच्छे दुश्मन होते हैं। तो ये पुलिस वाला रिश्ता है, ना इनसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती, ना इनसे ज़्यादा बैर। तो सम अलाइनमेंट इनके साथ रखोगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ये लोग बहुत ज़्यादा ओपन सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, साम दान भेद सब कुछ लगा करके अपना काम निकलवाना, इनसे अच्छा
किसी को नहीं आता है। अगर आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 को हुआ है, आप बुरा मत मानेगा, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं। पैसों की कदर नहीं है, इमोशंस की वैल्यू है। आप इनको एक बार प्लीज़ बोल के तो देखो, आपका काम कभी मना नहीं करेंगे। ये लोग दिल के इतने ज़्यादा साफ, इतने ज़्यादा इमोशनल, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये हमेशा ना चाहते हुए भी आपकी मदद कर ही लेते हैं। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनका ओवर इमोशनल, किसी के साथ बहुत जल्दी अटैच रखते हैं। ये लोग वो है, अगर किसी का हाथ पकड़ लेना और उसकी आंखों में देख ले, इनकी आंखों से आंसू आएगा ही आएगा। ये लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव, क्योंकि गलत नहीं है। इन लोगों के लिए पैसा या पावर मैटर नहीं करता है। इनका दिल जीतना है ना, तो सिर्फ प्लीज़, ये इनका स्विच वर्ड है। आप इनसे प्लीज़ बोल के कोई भी काम करवा सकते हो। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 या 30 तारीख को है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है ना, उस कंपनी को कोई और कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग जिस भी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के लिए 100% काम करते हैं। ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। कभी भी ये कोई भी गलत सलाह नहीं देते। किसी भी कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की ये डेट ऑफ बर्थ है, ये लोगों के लिए फेम से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा इनका पॉजिटिव एटीट्यूड उस चीज़ को ग्रोथ करता है। ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, ये बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। ये हमेशा आपको फेवर करेंगे आपकी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए। इनके मन में कोई पेट पाप नहीं होता। ये लोग हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं। ईगोस्टिक बहुत होते हैं। अगर आपने उनको ईगो शेड दिया ना, वो आपको बर्बाद कर देंगे। अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को होता है, दिल के सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग होते हैं। ये लोग हमेशा ना चाहते हुए भी आपकी मदद कर लेंगे। भरोसा जीतना इन लोगों का बहुत मुश्किल है। ये लोग दिल से साफ़ हैं, किसी भी चीज़ को बहुत बड़े रूप में लेकर काम कर सकते हैं। इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है। एक मूवी आई थी छावा, जिसका ओरिजिनल नेम CHAVA पर न्यूमरोलॉजिकल नेम CHHAVA। प्रोजेक्शन नंबर 4। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। ये लोग किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, उस चीज़ को एक नए आयाम पे ले जाते हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबेंडेंस, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ये वाले नंबर मतलब 4 नंबर वाले लोग करते ही करते हैं। अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है या 14 तारीख को हुआ है, आप गवर्न करते हैं बुध से। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर भी होते हैं। ये लोग हमेशा अपनी मीठी मीठी बातों से सामने वाले का दिल जीत ही लेते हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है IT, टेक्नोलॉजी, स्किल्स की। अगर किसी घर के अंदर ऐसा कोई लड़का है ना, वो ना चाहते हुए भी देखना पूरे घर वाले लोगों का फ़ोन खोल लेगा। कैसे खोलेगा उसको नहीं पता, ये उन लोगों को नहीं पता, पर उसको ऑपरेशन बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ में बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशन हेड का काम ये लोग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएट करना, डिलीवर करना, पॉडकास्ट का काम करना, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी किसी के साथ घोल मेल लेना, किसी भी चीज़ों के साथ अच्छी अटैचमेंट रखना, ये वाले नंबर सबसे ज़्यादा उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं। अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को होता है, ये लोग गवर्न करते हैं शुक्र से। मतलब वीनस, लग्जरी, अबेंडेंस। अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बॉडी का ध्यान रखना, महंगे कपड़े पहनना, ओवर शॉपिंग करना, ओवर बजट में जाके शॉपिंग करना, क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ करना, ये लोगों में देखा जाता है। इन लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। 1 नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता, 3 नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता, पर 6 नंबर को क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ क्या, मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ना, अच्छा सामने वाला मेरे चश्मे को देख रहा है कैसा लग रहा है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। 6 नंबर वाले हैं ये लोग, दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल को। जब ये लोग 30s 40s को क्रॉस करते हैं, उनको लगता है यार मेरे पास अपना कोई नहीं है। दूसरों के लिए जीतते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी करते हैं। बहुत अच्छा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट इस चीज़ के लिए नहीं होता। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को है, आपको गवर्न करता है केतु। डिटैचमेंट, प्रिंसिपल डिटैचमेंट। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे और उसी चीज़ को छोड़ देंगे। ये कभी भी कोई काम पूरा नहीं करते, हमेशा मल्टीपल टास्किंग नेचर इनका देखा जाएगा। अभी ये कर रहे हैं, फिर ये करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। करते क्या हो खुद ही नहीं पता, क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ। एक समय पे मल्टीपल टास्क करने वाले लोग होते हैं। इन लोगों की आंखों के नीचे काले गड्ढे भी स्पेसिफिकली देखे जाते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ को डुअल पर्सनैलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हर एक चीज़ को अलग अलग फेस में जा करके सोचते हैं और फिर उस चीज़ में इंप्लीमेंट करते हैं। ये लोग बहुत जल्दी डिटैचमेंट रखते हैं और बहुत जल्दी अटैचमेंट भी रखते हैं। इन लोगों को इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार और जानवरों से ज़्यादा प्रकृति से प्यार होता है।
अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ, इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग गिने गए हैं ये लोग वो कर सकते हैं जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। किसी भी चीज़ के अंदर मेहनत करनी हो, इनसे पूछ लो। अगर ये किसी चीज़ के पीछे पड़ गए, उस काम को कंप्लीट करके ही उठेंगे। 8 नंबर शनि से गवर्न होता है, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। इनके लिए मेहनत ही सब कुछ है। ये वो लोग नहीं है कि 50 दिन की छुट्टी पर घर चले जाए या कहीं घूमने चले जाए। घूमने जाएंगे तो भी बिजनेस ढूंढ लेंगे। इनकी लाइफ में बिजनेस इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है, फैमिली से ज़्यादा बिजनेस, काम से ज़्यादा बिजनेस, सब कुछ बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लाइफ में पैसा खूब कमाते हैं, कोई कमी नहीं आती। पर एक बात का ध्यान रखना, जिनको ये लोग अपने कहते हैं ना, वही इनकी गोभी खोद के जाते हैं। अगर आपका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को, भगवान हनुमान मतलब मंगल की ऐसे व्यक्ति के ऊपर असीम कृपा होती है। इन लोगों को कभी डरने की जरूरत नहीं है। ये सही है तो सही है। भगवान हनुमान जी की ऐसा लगता है जैसे कंधे पर उन्होंने हाथ रख रखा है। ये कोई भी काम करेंगे, इनके कार्यों में अपने आप ग्रोथ आएगी। न्यूमरोलॉजी मतलब 1 से लेकर 9 नंबर, देखो 9 ही प्लेनेट होते हैं। 27 नक्षत्र, 108 बार हम जाप करते हैं, सबका कॉम्बिनेशन 9 ही आता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर है। इनके साथ अगर आप जुड़ गए, ये कहीं पहुंच गए, भीड़ अपने आप वहाँ चली जाती है। ये लोग एग्रेसिव नेचर वाले होते हैं, हाईली पोटेंशियल रखते हैं किसी काम करने के लिए, आउटस्पोकन होते हैं, डरते नहीं है। कुछ बोल दिया तो बोल दिया, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, इन लोगों की एजुकेशन में भी ब्रेकडाउन आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इनका लड़ने का मन है, और लड़ने से ज़्यादा हर चीज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले नंबर माने जाते हैं। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लोग आजकल क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा पहनने लगे हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में। रिंग्स पहन रहे हैं, ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं, लोग पायराइट बहुत पहन रहे हैं और मोजेनाइट पहन रहे हैं, एमराल्ड पहन रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो क्रिस्टल वाली जो ज्वेलरी है, क्या इसका न्यूमरोलॉजी से कुछ रिलेशन है? हर एक जो भी आप ज्वेलरी पहनते हैं, जो कि ओरिजिनल क्रिस्टल्स की ज्वेलरी, जिसको सेमी प्रीशियस स्टोन बोला जाता है, वो पहनने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आज के समय पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है पैरों में पहने जाने वाली पायराइट की एंकलेट्स। वो पहनने से आपका शनि बैलेंस होता है, वो पहनने से आपकी लाइफ में अबेंडेंस बढ़ती है, वो पहनने से आपकी हेल्थ भी बैलेंस रहती है। पायरेट की एंकलेट ज़रूर पहननी चाहिए, और उसको पहनने से आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि शनि इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और उसी के पास, अपने टकने के पास आप वो पहनते हैं। तो पायरेट की एंकलेट पहनने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप ट्राई करो, बहुत कोई कॉस्टली तो आती नहीं है, पहन के देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अगर आपका बर्थ 1 तारीख को है, 10 तारीख को है, 19 तारीख को है, क्या होता है 1 2 क्या 28 अगर हम बात करते हैं, अगर आपका बर्थ 1 तारीख को है, 10 तारीख को है, 19 को है या 28 को है, आपको पहनना चाहिए रेड एगेटाइट, सनस्टोन या रूबी स्टोन। ये पहनने से आपकी लाइफ में ऊर्जा बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट वर्क स्टाइल बढ़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल पावर बढ़ेगी, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग होगी, आपके काम में अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। सर, ऐसे कौन से 5 क्रिस्टल्स हैं जो आप बिना कंसल्टेंसी के भी पहन सकते हो टू सी गुड रिजल्ट्स इन लाइफ? पहला, क्लियर कॉर्ड्स। आप पहनो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा। अपने घर में क्लियर कॉर्ड्स रखो। नेचुरल स्टोन जितने, आप पता है घर के इंटीरियर में लाखों रुपए खर्च करते हो, ठीक है, वी आर द फर्स्ट पर्सन जो उन्हीं चीज़ों की वॉल्स प्रिपेयर करते हैं। आप हमें ये बोलोगे ना कि आपको अपने घर में मोज़ोलाइट की वॉल चाहिए, आप ये बोलोगे ना आपके घर के अंदर आपको बाथरूम में ब्लैक टर्मलिन की वॉल बनानी है, हम वो सारी चीज़ें आपको बना करके दे सकते हैं। वी आर द फर्स्ट पर्सन राइट नाउ जो इस चीज़ के अंदर काम करते हैं। नेचुरल हीलिंग क्रिस्टल्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर योर वास्तु ऑल्सो। 5 ऐसे बेस्ट क्रिस्टल बताता हूं जो हर कोई व्यक्ति पहन सकता है। पहला, क्लियर क्वार्ट्ज, दूसरा ग्रीन जेड, तीसरा मोज़ोलाइट, चौथा रोडियाइक, चौथा सनस्टोन, 5वां सोलोनाइट जिसको सोने में प्रॉब्लम होती है, छठा सेलोनाइट भी आप पहन सकते हैं अगर क्लींजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं। 7 चक्रा ब्रेसलेट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और आपके रूट चक्र से लेकर के अनाहत चक्र से सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। इसी के अंदर अलग अलग ब्रेसलेट्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मनी मैग्नेट ब्रेसलेट जिसके अंदर 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन जो शरीर के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको मिलकर बनाया जाता है, जिसमें ब्लैक टर्मलिन होता है, क्लियर क्वार्ट्ज होता है, सिट्रीन होता है, ग्रीन जेड होता है और पायराइट होता है। आपकी लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करता है, वेल्थ इंक्रीज करता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट है, सेमी प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, दिखने में ओरिजिनल है, सुंदर है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए, कोई भी पहन सकता है। जैसा कि ऑफ कैमरा वी वर डिस्कसिंग कि आपको रिसेंटली बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट का अवार्ड मिला एंड आपने और आपकी टीम ने बहुत मेहनत करके वास्तु पेंटिंग्स नया कलेक्शन आप लेकर आए हैं। तो व्हाट इज़ दिस, मतलब वास्तु पेंटिंग्स किस तरह से आप लोगों ने डिज़ाइन करी है और आप कैसे कंसल्ट करते हैं लोगों को टू यूज़ इट इन देयर कॉमन रेसिडेंस एट देयर वर्क प्लेसेस एंड फॉर गिफ्टिंग? आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वास्तु क्या है।
किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने का काम वास्तु करता है। वास्तु के अंदर अगर आपका घर आपने बना लिया, उसको तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। आज तक जो वास्तु के अंदर ट्रीटमेंट्स चल रहे थे वो क्या ट्रीटमेंट थे? जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका नॉर्थ डायरेक्शन खराब है तो वहाँ पर आप उस जगह का एलिमेंट प्लेस कर दो, ब्रास डाल दो, कॉपर डाल दो, उधर का यंत्र डाल दो, श्री यंत्र डाल दो, कुबेर यंत्र डाल दो, उधर आप वैसा कलर डाल दो, उधर वैसा पोस्टर कर दो, राइट, उधर वहाँ के कर्टन्स यूज़ करना शुरू कर दो, वहाँ पे फाउंटेन लगा दो। ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट अब से नहीं, पिछले 25 सालों से चल रहे थे। उन सारी चीज़ों को एक साइड करके हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वास्तु के पेंटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर उस पेंटिंग के अंदर उस मेटल भी है। रिसेंटली एशिया की सबसे रिचेस्ट महिला श्रीमती सावित्री जिंदल के घर में जाकर के मैंने खुद ने इंस्टॉल कराई थी नॉर्थ डायरेक्शन की अबंडेंस पेंटिंग। वो एक ऐसी पेंटिंग है जिस पेंटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे आपको ब्लू एलिमेंट भी मिलेगा, उसके अंदर एम्बोज श्री यंत्र भी मिलेगा, न्यूमरोलॉजी के दुनिया के 2 अबंडेंस सिंबल भी मिलेंगे, उसके अंदर संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र भी मिलेगा, उसमें पूरा कॉपर की बाइंडिंग भी उस फ्रेम में आपको देखने मिलेगी। आप ऑफ रिकॉर्ड भी तो वही ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप सोचो कि आपने अपने घर के अंदर, आपका 10 करोड़ रुपए का घर है, बहुत छोटी बात करते हैं, आज 1 करोड़ का घर तो हर किसी का ही है। अब 1 करोड़ के घर के अंदर आप सीट के पास वो टेपे लगा रहे हो, वहाँ पे कर्टन लगा रहे हो, वहाँ पर आप आप सोचो 1 करोड़ का घर तो हर किसी का ही है। अब उस घर के अंदर बाथरूम में अगर ट्रीटमेंट आपको, आप क्या कर रहे हो? आप वहाँ पे टेप लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मेटल की वायर डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उधर यंत्र लगा रहे हो। इन सारी ट्रीटमेंट से 100 गुना अच्छा ट्रीटमेंट मैं आपको देता हूं। आप करके देखो, रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। अगर वास्तु है तो जो हम लोगों ने बनाया वो 100% सिद्धांतिक रूप से है। घर के अंदर वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण होता है टॉयलेट। आप अपने टॉयलेट में कोई भी टेप मत लगाओ, आप अपने टॉयलेट के अंदर किसी भी प्रकार की मेटल की वायरिंग मत करो। बिना उसके ट्रीटमेंट आपको बताता हूं, अपने घर के बाथरूम के अंदर ब्लैक टर्मलिन के फ्रेम्स लगाना शुरू कर दो। बाथरूम किसी डायरेक्शन का हो, ब्लैक टर्मलिन एक ऐसा स्टोन है जो इस जगह की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, और उसी के अंदर हम लोग बनाते हैं एक और स्टोन के अंदर, जिससे वो ब्लैक टर्मलिन चार्ज होता रहे, जिससे आपको बार बार उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। वास्तु के अंदर बाथरूम किसी भी डायरेक्शन में वो वास्तु दोष ही है, घर में बाथरूम है वो भी वास्तु दोष ही है। तो उस चीज़ का ये एक एग्जैक्ट तरीका है। साथ ही साथ अगर आप घर बना रहे हैं तो उस बाथरूम के अंदर अगर आप ब्लैक टर्मलिन एम्बोज कर देते हैं और भी अच्छा है, उसके साथ उसके कलर्स की वॉल बना लेते हैं वो और भी अच्छा है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वी आर द सॉल्यूशंस, वी प्रोवाइड यू प्रॉपर सॉल्यूशंस। ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस पे बात करते हैं। नॉर्थ खराब है, आप हमसे व्हाइट लोटस की पेंटिंग ले लो, हम वहाँ पर आपको प्रॉपरली बताते हैं कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, पूरे वास्तु का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके घर के अंदर NNE जोन मतलब इम्यूनिटी, हेल्थ की बार बार प्रॉब्लम आती है आपके घर के लोगों में, आप देखते हैं कभी वाइफ बीमार है, कभी बच्चे बीमार है, कभी हस्बैंड बीमार है, काम पे जा रहे हैं आकर के बुखार चढ़ जाता है, काम के अंदर ग्रोथ नहीं आ पा रही है, घर का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक पेंटिंग डिज़ाइन करी, जिसके अंदर हमने समुंदर मंथन होते हुए दिखाया, उसी के अंदर हम लोगों ने धनवंतरी जी दिखाए, उसी के अंदर हम लोगों ने कलश दिखाया, और ये सारी पेंटिंग गोल्ड फॉइल में है। प्रॉपर उसके अंदर वायरिंग करी, उसके अंदर उस डायरेक्शन का यंत्र इम्पोज किया, और वो पेंटिंग हम लोगों ने बनाई। उसको उस डायरेक्शन में अगर आप प्लेस करते हैं, पहली बात घर खराब नहीं होता, घर सुंदर बनता है, खूबसूरत बनता है। उस पेंटिंग को आप प्लेस कर सकते हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। आप बिजनेस करते हैं, अपनी नेटवर्किंग को नेटवर्थ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रीमियम सॉल्यूशन, उस दीवार पे मोज़ेलाइट की फ्रेमिंग करवा लो, हम करवा कर आपको दे सकते हैं। ग्रीन जेड के साथ करा लो, हम करा कर आपको दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सिंपल सॉल्यूशन, बहुत ईजी सॉल्यूशन, नॉर्थ डायरेक्शन इज योर सोशल, योर नेटवर्क। आप अपनी नेटवर्क को नेटवर्थ में बदलने के लिए वहाँ पे ये दी हुई दिखाई हुई फिनिक्स की पेंटिंग लगा लो। इसमें विशुद्धि यंत्र है, 43% इसके अंदर ग्रीन जोन एलिमेंट है जो कि उन चीज़ों को रिफाइन करता है। फिनिक्स आप जब ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, उसको बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा बढ़ा कर दिखाता है, तो आपके कॉन्टैक्ट नेटवर्थ में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। सर, रिसेंटली अरबपति साइरस एस पूनावाला ने 167.3 करोड़ की पेंटिंग खरीदी है, तो क्या वो सिर्फ एक शौक के लिए खरीदे या फिर उसका भी वास्तु से कोई रिलेशन है?
पहली बात, वो पेंटिंग एक भावना की पेंटिंग है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, उस पेंटिंग की सही प्लेसमेंट उसके भी घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा और लाइफ में ग्रोथ बढ़ाने का काम करती है। वो पेंटिंग माँ यशोदा और भगवान कृष्ण जी की है, जिसके अंदर माँ यशोदा गाय के थन से दूध निकाल रही है। ये पूरा का पूरा पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप बात करते हैं किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन से प्लेस कर करके आप उसको ईस्ट डायरेक्शन तक प्लेस कर सकते हैं। बेस्ट प्लेसमेंट NNE, जो आपकी लाइफ में इम्यूनिटी को, आपकी लाइफ में वेल्थ को, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव थॉट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे लगानी चाहिए। ये पेंटिंग वहाँ पे लगाने से उस घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, ग्रोथ, चैनलाइजेशन और लाइफ के अंदर एक अच्छा सुकून महसूस करती है। स्पेसिफिकली ऐसी ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। उनमें से एक पेंटिंग है जो कि मैंने एशिया की सबसे रिचेस्ट महिला श्रीमती सावित्री जिंदल जी के घर में प्लेस कराई थी, और उसी पेंटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आज के समय पर चर्चा चल रही है। उस पेंटिंग के ऊपर भी अगर आप देखेंगे, वो एग्जैक्ट पेंटिंग अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में आप प्लेस करते हो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज खत्म होते हैं। वो पेंटिंग अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक वास्तु के अकॉर्डिंग है। उस पेंटिंग के अंदर वायरिंग है, उस पेंटिंग के अंदर संपूर्ण यंत्र बनाया हुआ है, उसी के अंदर श्री यंत्र है, उसी के अंदर टर्टल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर लीव्स नई इनोवेशन, नई क्रिएटिविटी, नई आने वाली जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइट रंग का जो कमल होता है वो नॉलेज और कमल माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। 2 न्यूमरोलॉजी के सिंबल फाइनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। हर एक पेंटिंग के पीछे कॉन्सेप्ट है, उसको समझना और फिर अपने घर में लगाने से आपका भाव भी उसके साथ जुड़ता है और आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लेकर आता है। वंडरफुल। ओके, थोड़ा सा फन टाइम, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। ओनली 5 क्वेश्चंस। बेस्ट ज़ोडिएक साइन अकॉर्डिंग टू यू? एरिस। ओके। मेष। सबसे लॉयल साइन? कर्क। सबसे टॉक्सिक साइन? वृश्चिक। नेवर एनीबडी कैन अंडरस्टैंड देम। ओके। सबसे सक्सेसफुल साइन? बहुत सारे हैं, उनकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। वैसे तुला, मेष और वृश्चिक राशि को इसमें सबसे ऊपर माना जाता है। ओके। 3 शब्दों में बताइए कि लाइफ में वीनस को एनहांस करने के लिए क्या करें? अपने हाथ के अंदर लव पोशन ब्रेसलेट पहने, चेहरे के ऊपर गुलाब जल डालें, अच्छी सोच, पॉजिटिविटी रखें और लाइफ में एंजॉय करें। सिर्फ ब्रेकअप्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप का एस्ट्रोलॉजी में कोई इंडिकेशन होता है? सच बताऊं, ये जितने भी ऐप्स चल रहे हैं ना, बेवकूफ़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। जो आदमी फ्री है ऐप पे आ जाएगा, बात करेगा, भाई मेरा गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड नाराज़ हो गया। वो सिर्फ आपके दिमाग से खेलते हैं साइकोलॉजिकली। ये कड़वी सच्चाई है पर ये सच है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका है। ये तो सच आंसर है। अगर आप बात करते हैं हमारे ब्रेकअप्स, हमारे रिलेशनशिप किससे गवर्न करते हैं, अगर आप मूल पे बात करेंगे तो चंद्रमा। आपका दिमाग कमज़ोर है, इसलिए आपको उस जीवन की घटना से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अपना चंद्रमा स्टेबल करेंगे तो लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। चंद्रमा को स्टेबल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़, अगर ब्रेसलेट की बात करते हैं तो सोलर नाइट पहनना चाहिए, ठीक है। अगर उसी के साथ और चीज़ों को इन्हांस करते हैं तो आपको उसी के साथ ऐड करना चाहिए रेड जेस्पर और क्लियर क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन। ये आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी, सुकून और शांति और अच्छी डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो हियर वी कम टू एन एंड एंड इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी। आपने आज हमारे बहुत सारे मिथ्स ब्रेक किए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है एंड आई एम टेकिंग अ होल लॉट ऑफ लर्निंग का बैग विद माई सेल्फ। सो थैंक यू सो मच। एंड आज की सबसे बड़ी लर्निंग है थैंक यू एंड सॉरी। हमेशा बोले, आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे।